सुबह का समय, हल्की ठंड। एक पुराना मंदिर जिसके पास से पानी की शांत धारा बही है। मंदिर की घंटियां गूंज रही हैं। एक साधु बाबा विपरीत धारा में खड़े होकर पानी में स्नान कर रहे हैं। दूर खड़ा पत्रकार सुधक ये सब देख रहा है, आंखों में हैरानी लिए। इतनी ठंड में जमते पानी में कोई कैसे नहा सकता है? यह बाबा कौन है? सुधाकर हिम्मत करके साधु बाबा के पास जाता है। बाबा, आप यह सब कैसे कर लेते हैं? आपको ठंड नहीं लगती, डर नहीं लगता? गंभीर स्वर में, आंखों में अजीब सी चमक। बालक, जब कोई मोह माया, प्रेम, क्रोध, लालच और घर परिवार के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे न ठंड लगती है न ही डर। पत्रकार को साधु बाबा की बातें रोचक लगती, वह रोज बाबा के पास आने लगता है। एक दिन साधु बाबा उसे एक कहानी सुनाते हैं। गांव में दो भाई रंजीत और दलपत रहते थे। माता पिता का साया सिर से उठ चुका था। दलपत, तुम अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। मैं मेहनत करूंगा, खेतों में मजदूरी करूंगा, लेकिन तुम्हारे भविष्य को अंधकार में नहीं जाने दूंगा। भाई साहब, मैं दिन रात पढ़ाई करूंगा, बस आप थकना मत। समय बीता है। रंजीत की शादी रूपा से हो जाती है। रूपा बहुत समझदार और धैर्यवान थी। वह अपने देवर को बेटे की तरह पालने लगी। गांव में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर त्राही त्राही मची थी। खेतों में फसलें सूख चुकी थीं, कुएं सूख गए थे और नदियों का पानी भी कम हो चुका था। लोगों के घरों में अन्न का दाना तक नहीं बचा था। भूख से बिलखते बच्चे, बेबस किसान और मजबूर महिलाएं, गांव का हर इंसान तकलीफ में था। गांव की चौपाल पर कुछ बुजुर्ग बैठे चिंता में डूबे थे। इतनी भयंकर सूखा तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। लगता है भगवान भी हमसे रूठ गया है। गांव के लोग अपने पशु बेचने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ तो अपने घर के जेवर तक गिरवी रख चुके हैं। अब खाने को कुछ नहीं बचा। वहीं दूसरी ओर गांव की महिलाएं भी दुखी थीं। अब हमें अपने गहने भी बेचने पड़ेंगे, नहीं तो बच्चों का पेट कैसे भरेंगे। पिछले हफ्ते पड़ोस की राधा के बेटे ने भूख से दम तोड़ दिया। ऐसा लगता है यह अकाल हमारी जान लेकर ही मानेगा। इस भयावह माहौल के बीच रंजीत और दलपत अपने घर के बाहर बैठे थे। रंजीत चिंतित स्वर में दलपत से कहता है, दलपत, अब यहाँ रहना मुश्किल है। गांव में कोई काम नहीं बचा, खेतों में अन्न नहीं उपजता। मैं परदेश जाऊंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई किसी भी हाल में नहीं रुकनी चाहिए। दलपत घबराए हुए स्वर में, भाई साहब, आप अकेले कैसे संभालेंगे? मैं भी आपके साथ चलूंगा, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। नहीं, तू सिर्फ पढ़ाई करेगा। मैंने माँ बाबा से वादा किया था कि तुझे एक बड़ा आदमी बनाऊंगा, और मैं ये वादा हर हाल में पूरा करूंगा। रूपा संकल्प भरे स्वर में रंजीत से कहती है, रंजीत, तुम बेफिक्र रहो। जब तक मैं जिंदा हूँ, दलपत की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी, चाहे मुझे खुद मजदूरी क्यों न करनी पड़े। रंजीत रूपा की तरफ देखता है और सिर झुका लेता है। रात के अंधेरे में वह घर छोड़कर काम की तलाश में निकल जाता है। रंजीत ने शुरू के 3-4 महीने तक पैसे भेजे, लेकिन फिर अचानक पैसे आना बंद हो गए। भाभी साहब, आप इतना गुमसुम क्यों बैठी हैं? क्या भाई साहब की चिट्ठी आई? नहीं रे, न कोई चिट्ठी आई, न ही पैसे। कई महीने हो गए, न जाने वहाँ क्या हुआ होगा।
भाभी सा, अगर पैसे नहीं आ रहे तो मैं कोई काम पकड़ लेता हूँ, आप चिंता मत करो। मेरी पढ़ाई बाद में भी हो सकती है। नहीं रे, मैं तेरे भाई सा से वादा कर चुकी हूँ कि जब तक तुझे नौकरी नहीं मिलती तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। भाभी सा, मैं छोटा हूँ, मुझे काम करना चाहिए, आपको नहीं। गांव में लोग क्या कहेंगे कि एक भाभी अपने देवर के लिए मजदूरी कर रही है। रूपा थोड़ा कठोर लिया जैसे दलपत को समझाती है। दुनिया क्या कहेगी, इससे तेरा भविष्य बड़ा है। लोग 4 दिन बातें करेंगे और भूल जाएंगे, लेकिन अगर तेरा सपना अधूरा रह गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। रूपा खड़ी हो जाती है जैसे उसने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। वह आंगन के कोने में रखे अपने पुराने कपड़ों को देखती है और सोचती है कि काम पर जाने के लिए क्या पहने। भाभी सा, मैं भाई सा से कहूंगा कि आपने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। बलिदान नहीं रे, ये मेरा हक है, तेरे सपनों को पूरा करने का हक और तेरे भाई सा का मुझ पर भरोसा बनाए रखने का हक। रूपा दूसरों के घर झाड़ू पोछा करने जाती है। इसी तरह रूपा दूसरों के घर झाड़ू पोछा करते हुए कई साल बिता देती है। दलपत को नौकरी मिल जाती है, लेकिन रंजीत का कोई पता नहीं चलता। अब गांव को भी यकीन होने लगा कि रंजीत मर चुका है। लोग अब कानाफूसी करने लगे हैं। अब तक नहीं लौटा, इसका मतलब मर ही गया होगा। रूपा अब अकेली कब तक बैठेगी? दूसरा नाता कर देना चाहिए। गांव के पंच फैसला सुनाते हैं। रंजीत अब इस दुनिया में नहीं, रूपा का दूसरा नाता किया जाए, लेकिन इससे पहले उसे उसके मायके भेज दिया जाए। रूपा को पिता पेमाराम के घर भेज दिया जाता है। वहां जाते ही उसे एक कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। पेमाराम शराबी था जो अपनी बेटी को साहूकार रूपचंद के हाथों बेचने की योजना बना रहा था। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दो कि बाकी जिंदगी आराम से कट जाए। फिक्र मत कर, तुम्हारी बेटी अब मेरी हुई, कल ही उसे ले जाऊंगा। रूपा यह सब सुन लेती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह बेबस नहीं है। वह भागने का फैसला करती है। आधी रात को वह घर छोड़ देती है और दौड़ते दौड़ते अपने देवर दलपत के घर पहुंचती है। रूपा को इस हालत में देखकर दलपत चौंक जाता है। दलपत, अब मैं कहाँ जाऊं? पिता ने मुझे बेच दिया। तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। भाभी, पर मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अगर तूने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं साहूकार के बिस्तर पर बिक जाऊंगी। दलपत के चेहरे पर असमंजस के भाव हैं। वह कुछ पल सोचता है। उसकी आंखों में भाभी के लिए हमेशा से सम्मान रहा है। वह समझ नहीं पा रहा कि यह कैसा धर्म संकट है। भाभी, मैंने तुझे माँ की तरह देखा है। मुझे माँ मानता है, इसलिए क्या पराए आदमी के हाथों बेचने देगा? तू ही बता, मैं कहाँ जाऊँ? तेरा भाई लौट कर नहीं आया, अब मैं किसकी हूँ? दलपत गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में असमंजस और जिम्मेदारी की लड़ाई चल रही है। अंततः वह फैसला करता है। अगर यही समाज की मर्यादा है तो मैं तैयार हूँ। गांव की पंचायत बुलाई जाती है। लोग इकट्ठे होते हैं। गांव के बुजुर्ग चर्चा करते हैं और अंत में फैसला सुनाया जाता है। नाता प्रथा के अनुसार दलपत और रूपा का विवाह उचित है। गांव के सामने रूपा का सम्मान बचाने के लिए यही सही है। दलपत और रूपा का विवाह होगा। है, 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू। समय बीता है। रूपा और दलपत के 2 बच्चे होते हैं। उनका जीवन अब खुशहाल है।
रूपा और दलपत के बीच एक सहज अपनापन है। एक शाम दलपत घर के आंगन में बच्चों के साथ खेल रहा है। तभी दरवाजे पर एक परछाई आती है। रूपा दरवाजा खोलती है। सामने रंजीत खड़ा है, चेहरा थका हुआ, आंखों में सवाल लिए हुए। रूपा और दलपत दोनों चौंक जाते हैं। मैं लौट आया रूपा, मैंने कहा था ना मैं लौटूंगा। रंजीत की आंखों में दर्द है। रूपा उसे देख रही है। दलपत भी खड़ा है। पर तुमने शादी कर ली? रंजीत का स्वर कांप जाता है। रूपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने वादा किया था रूपा, तुमने मेरा इंतजार नहीं किया। भाई साहब, किसी ने तुम्हारी जगह नहीं ली। हमने सोचा तुम मर चुके हो। हालात ऐसे थे कि हमें यह फैसला लेना पड़ा। रंजीत चौंक जाता है। उसके चेहरे पर दर्द और हैरानी के मिले जुले भाव हैं। तभी गांव के कुछ बुजुर्ग वहां आ जाते हैं। रणजीत, हमने भी यही समझा था कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रहे। हालात ऐसे थे कि हमें रूपा का विवाह दलपत के साथ करवाना पड़ा। हम जानते थे कि रूपा को सहारे की जरूरत थी और दलपत ने उसे सहारा दिया। ये फैसला उस वक्त की मजबूरी थी बेटा। रंजीत के चेहरे पर दर्द और पछतावा साफ छलकता है। वह रात को अपने बिस्तर पर लेटा हुआ सोचता है। मैं ठहरे हुए पानी पर पत्थर फेंकने चला आया। वो दोनों खुश थे। मेरी गलती है कि मैं यहां लौट आया। दूसरी ओर रूपा बिस्तर पर जाग रही है। उसकी आंखों में सवाल है, मन ही मन सोच रही है। मैं किसकी पत्नी हूँ, रणजीत की या दलपत की? रंजीत ने रात को वहां पैसों की पोटली पलंग पर रखी और वहां से चुपचाप निकल गया। पत्रकार सुधाकर सोच में पड़ गया। क्या ये साधु बाबा ही रंजीत थे? बाबा, आप सच में कौन हैं? साधु बाबा कुछ नहीं बोले, बस पानी की ओर बढ़ गए। बहते जल की लहरों में बस एक प्रश्न गूंजता रहा। तो हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका यही लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट हमें एक नई कहानी बनाने को मोटिवेट करता है।